नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, एक तरफा खबरों से आपके क्या बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सकती है या आपकी बढ़ती हुई महंगाई कम हो सकती है। इसलिए आप अभी भी वक्त है कि उन खबरों को बढ़ावा दें या उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की खबरें हो या मीडिया में किस तरह की खबरें हो उनको कम किया जा सके। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ASO ने बड़ी बात कही है। सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ASO ने कहा कि भारत में अधिकांश घृणास्पद भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होते हैं। यह भाषण अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भाषण भारतीय न्याय संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है, लेकिन इन्हें रोकने का प्रभावी तरीका जनता को शिक्षित करना है। उन्हें बंधुत्व की शिक्षा पर जोर दिया जिससे नफरत भरे भाषणों की घटनाएं कम हो सकती है। वे धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण विषय पर संबोधित कर रहे थे। जस्टिस ओक ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि इसे कमजोर व्यक्ति के मानदंडों पर नहीं बल्कि साहसी दिमाग के आधार पर आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असहमति और विरोध का अधिकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलू है और यूनिवर्सिटी को छात्रों को विरोध करने की अनुमति देनी चाहिए। कोर्ट को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन साथ ही मुक्त भाषण और विरोध के अधिकार की रक्षा भी करनी चाहिए। जी हाँ, जस्टिस ओक ने बड़ी बात कही कि सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कहे जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रभावी रोकथाम की न तो कोई मीडिया पर चर्चा है, न ही इस पर कोई आम जनता की सहमति होती है। जबकि मीडिया पर भी एक तरह से इसको भड़काने का या भाषणों के इस तरह के बयान आप मीडिया पर अक्सर देखा करते हैं। गुजरात की कोर्ट ने जैन मुनि शांति सागर उर्फ सजलाल शर्मा को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में शनिवार को सजा का फैसला दे सकती है। केस 13 अक्टूबर 2017 का है। मुनि पर सूरत में वडोदरा की श्राविका पर दुष्कर्म का आरोप था। पीड़िता के पति परिवार शांति सागर को गुरु मानता था। अटूट आस्था का दोहन कर शांति सागर ने यह कृत्य किया था। प्रकरण सामने आने के बाद सूरत की 8वां पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना टीम लिया वार्ड स्थित जैन उपाश्रम में घटी थी। ट्रायल के दौरान पीड़िता के पिता चल बसे। हालांकि केस वापस लेने सहित हर दबाव हालात का पीड़िता ने डटकर सामना किया। वेश बदलकर वह कोर्ट में बयान देने पहुंचती थी। दुष्कर्मी को उसके अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन मीडिया में आप इसकी कोई खबर देखेंगे नहीं देखेंगे। तमिलनाडु के MK स्टालिन सरकार के मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से छूट पाने के लिए भेजे गए बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि छात्रों को 12वीं के अंक के आधार पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश मिले। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के खिलाफ होगा। इस कदम से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं तमिलनाडु की स्टालिन सरकार लंबे समय से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट का विरोध कर रही थी। फिल्मों में देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे मुंबई में निधन हो गया। वह 87 साल के थे। मनोज कुमार लंबे समय से लिवर सिरोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। मनोज कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर 1967 में उपकार फिल्म बनाई थी। इसके गीत मेरे देश की धरती सोना उगले की अपार लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1992 में पद्मश्री और 2016 में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को भारत के एबटाबाद अब पाकिस्तान में है पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंटवारे के बाद वे दिल्ली आ गए। ग्लोबल ट्रेड वार शुक्रवार को और तेज हो गया। चीन ने अमेरिका आयात पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई टैरिफ दरें 10 अप्रैल से लागू हो जाएगी। चीन की ये जवाबी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ के जवाब में की गई है।
चीन ने कहा कि टैरिफ के नाम पर अमेरिकी दादागिरी कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि चीन ने अमेरिकी टैरिफ के बाद घबराहट में जवाबी टैरिफ का ऐलान किया है। चीन ने टैरिफ लगाकर बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप ने चेताया कि जवाबी टैरिफ चीन को भारी पड़ेगा। अब देखना यह है कि किसको कितना भारी पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। टैरिफ वॉर से शुक्रवार को अमेरिकी वॉल स्ट्रीट में हड़कंप मच गया। अमेरिकी कंपनियों ने एक ही दिन में $2 ट्रिलियन यानी 174 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। ये 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं भारत में भी 10 लाख करोड़ रुपए डुबाए, जो एक बहुत बड़ी कीमत है। पिछले 24 वर्षों में महाराष्ट्र के अमरावती डिवीजन के 5 जिलों में 21,219 किसानों ने आत्महत्या की। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2001 से जनवरी 2025 के बीच अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल जिलों में ये आत्महत्याएं हुई। इनमें से 80 किसानों ने इस साल जनवरी में खुदकुशी की, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई मीडिया में चर्चा नहीं। 21,000 से अधिक किसानों की आत्महत्या, लेकिन किसान 1 साल से बैठे रहे धरने प्रदर्शन पर, कोई खबर नहीं। इसकी भी कोई खबर आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। थाईलैंड में हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की सरकार के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। उन्होंने यूनुस के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने और अंतरिम सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। वहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। बैंकॉक में मिस्त्री से जब ये पूछा गया कि क्या यूनुस ने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी बात करना उचित नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ शुक्रवार को 6 राज्यों में बड़े प्रदर्शन हुए। अहमदाबाद में 50 लोगों को हिरासत मिली है, जबकि कोलकाता में हजारों लोगों ने बिल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।